Hello everyone, a very good evening to all of you guys. Welcome to Ada 24/7 Regulatory Body NSO channel. This is नीलम गहलोत और रीजनिंग मेंटर। इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सेशन किस बारे में? सेशन आपके आरबीआई ग्रेड बी। आरबीआई ग्रेड बी के को लेकर आपके इस चैनल पर बहुत सारे सेशंस हो रहे हैं। आपको अवेयर किया जा रहा है क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आउट होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम नोटिफिकेशन का, और आपको हर मेंटर जो है ये समझाने की कोशिश भी कर रहे होंगे कि नोटिफिकेशन का वेट करना इज़ नॉट इन आर हैंड। ये हमारी जॉब नहीं कि हम नोटिफिकेशन का वेट करें। हम एज एन एस्पिरेंट, हम एज अ स्टूडेंट, हमारी जॉब होती है कि हम अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार रहें। हर साल एग्ज़ाम होता है, केवल एक बार ये जो आपका कोविड वाला टाइम था तब आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ था आरबीआई ग्रेड बी का। तो नोटिफिकेशन अपने ड्यू टाइम में आएगा और एग्ज़ाम आपके ड्यू टाइम में होगा। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आरबीआई ग्रेड बी एक इस तरीके का एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे हम नोटिफिकेशन का वेट करें और नोटिफिकेशन आने के बाद हम तैयारी करें। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपको मुश्किल से 1.5 महीने का समय मिल पाएगा, और आरबीआई ग्रेड बी के पेपर का वो लेवल नहीं है जहाँ पे आप केवल 1.5 महीने में अपनी तैयारी करके उस एग्ज़ाम को निकाल सकें। सो मेक श्योर कीजिए कि आप अभी से अपनी तैयारी करना शुरू कर दें, और ये समय पीक समय होगा, आपका राइट टाइम होगा कि आप एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दें। जिन स्टूडेंट ने तैयारी कर रखी है उनके लिए अच्छी बात है, उनके उनके पास रिवीजन के लिए पर्याप्त समय होगा, सब कुछ होगा। लेकिन बिगनर्स के लिए यहाँ पे डेफिनेटली आई वुड से कि आप लोग तो इस समय तैयारी में पूरा प्रॉपर तरीके से लग जाइए, क्योंकि आपका प्रीलिम्स होगा, फेज़ 1 होगा, फेज़ 1 को आप क्वालिफाई करेंगे तो आपके फेज़ 2 में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। आरबीआई ग्रेड बी जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी हम इस तरह से नहीं करते हैं कि हमने पहले फेज़ 1 की तैयारी कर ली और फिर फेज़ 1 क्वालिफाई करने के बाद हम फेज़ 2 की तैयारी करते हैं, क्योंकि उतना समय आप लोगों को नहीं मिलता है। तो क्या है स्ट्रैटेजी, किस तरीके से इस एग्ज़ाम को हम देख सकते हैं, किस तरह से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, वो सब बातों में चर्चा होगी। स्पेशली हम फेज़ 1 के बारे में आज बात करने वाले हैं, और उस फेज़ 1 को कैसे क्वालिफाई करें उस बारे में हम बात करने वाले। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड डू शेयर इट। जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। ऑल्सो अगर आप चैनल पर आज हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। नाउ ये बिगनर्स के लिए ज़रूर मैं यहाँ पे बात करूँगी कि बिगनर्स को कैसे अपने आप को इस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को बेस्ट जो है साबित करना है, किस तरीके से आप इस एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑल्सो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलता है, और अड्डा 24/7 एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप हमारे किसी बैच में या महापैक में जुड़ते हैं तो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलता है। यूजिंग द कोड Y651, इस कोड का इस्तेमाल करके आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और आज जैसे कि है महाशिवरात्रि, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे लॉर्ड शिवा ब्लेस यू विद ऑल द हैप्पीनेस, विद ऑल द सक्सेस इन लाइफ। तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए और सक्सेस आए। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करें वो बहुत अच्छे से आपके एग्जाम की तैयारी हो और बहुत अच्छे से आप उस एग्जाम में अपीयर करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और इस शुभ अवसर पर आप लोगों को मिल रहा है फ्लैट 77% डिस्काउंट, जो कि आपको एक एक्स्ट्रा 1% डिस्काउंट और मिल जाएगा अगर आप ऐप से जाके परचेज करेंगे। तो डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करके Y651 डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करके आप अपने इस बैच या महापैक से जुड़ सकते हैं, जिसकी भी आप तैयारी करना चाहते हैं। मैं लेके चलूंगी आपको सीधे आरबीआई ग्रेड बी के बारे में। उससे पहले एक अच्छा थॉट जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो यो स्मॉल चेंजेस कैन मेक अ बिग डिफरेंस। बिल्कुल। अगर आप हर दिन, कई बार हम ऐसे परेशान हो जाते हैं कि अरे 3 दिन हो गए पढ़ाई नहीं करी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हर दिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं तो पाइल अप नहीं होती चीज़ें। तो अपनी तरफ से अगर बहुत बड़ा हम कुछ नहीं कर पाए तो छोटी छोटी चीज़ें करते रहिए। जब हम कभी कोई ऐसा सोचते हैं, जैसे आप में से बहुत सारे सोचते होंगे जब जो कहीं ना कहीं फिटनेस फ्रीक होंगे कि हम जिम ज्वाइन करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। अगर जिम नहीं भी ज्वाइन कर पाए, अगर आप प्रॉपर अपनी 1 घंटे की एक्सरसाइज नहीं भी कर पाए, एटलीस्ट डू अ वॉक फॉर 15 मिनट्स। 10 मिनट की वॉक कर लीजिए। तो वही यही इंपॉर्टेंस है कि कंसिस्टेंसी और आपके ये जो छोटे छोटे एफर्ट्स हैं ना, यही मैटर करते हैं। तो कभी भी निराश नहीं होना है, कभी भी हताश नहीं होना है कि अरे मेरा ये मुझे करना था मैं कर नहीं पाया, क्योंकि हमें वो डिमोटिवेशन भी फील होता है बहुत बार, है ना। तो वो डिमोटिवेशन से साइड होके बस इतना ध्यान रखिए कि मुझे कंसिस्टेंट होना है। ये आरबीआई ग्रेड भी एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आप थोड़ा सा कंसिस्टेंसी दिखा जाएंगे ना, और थोड़ा सा पेशेंस दिखा जाएंगे, तो ये एग्जाम आप निकाल लेंगे। तो ये बहुत टफ नहीं है, ये जर्नी बहुत टफ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत टफ है, बहुत टफ नहीं है।
लेकिन बच्चे थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं, बच्चे बीच में आके कहीं ना कहीं खो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो बस वो नहीं होना, कंसिस्टेंट रहिए। डेली आपका जो गोल्स है अगर वो नहीं कर पाए तो थोड़ा बहुत उसमें से जरूर कीजिए, ताकि आपके लिए बर्डन अप ना हो। सारी चीज़ें आपके लिए कल के दिन ऐसा ना हो जाए कि एग्जाम से पहले सब कुछ हमारे सर पे आ गया है, हम कैसे करें। वहाँ पे हमारा जो है कॉन्फिडेंस लूज होता है, वहाँ पे हमारा मन भी नहीं करता पढ़ने का, क्योंकि इतना सब कुछ पढ़ने के लिए, तो हम अंदर से बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उस डिमोटिवेशन से आप अपने आप को खुद बचा सकते हैं बाय डूइंग दीज स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स एवरी सिंगल डे। ठीक है, तो चलिए इस कोड के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बेसिक सी जानकारी, आपको पता है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी जो भारत है इसकी ये सेंट्रल बैंक है, और ये एक ऐसी एपेक्स बॉडी है जिसमें एंटर करने का सपना हम सब देख रहे होते हैं। बिल्कुल। और इसमें क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहली बात तो एलिजिबल हो क्या आप। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दो तरीके से देखा जाता है, एक आपका एज टर्म में और एक आपका किस में, एक आपका देखा जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। बहुत सिंपल सी दो बातें मैं यहाँ पे बोलूंगी। अपर एज लिमिट जो आपकी है, लोअर एज लिमिट की मैं बात करूँ तो एज लिमिट की बात करें गाइस, तो बहुत सिंपल दिमाग में रखिए कि जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे उस टाइम पर, आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आखिरी डेट के टाइम पर आपकी एज लिमिट 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। और ये मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, मैं जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में बात कर रही हूँ। अब हमारे ओबीसी कैंडिडेट को तो 3 साल का जो है रिलैक्सेशन मिलेगा, हमारे एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ओबीसी को जो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा, और साथ ही साथ एससी एसटी कैंडिडेट्स को जो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है बाकी सभी गवर्नमेंट जॉब्स में वो इसमें भी मिलेगा, राइट। अच्छा, दूसरा आपका जो है कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है, तो इसमें दूसरा क्राइटेरिया अपना क्या आता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से मतलब है कि क्या आप एलिजिबल हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पे। तो क्वालिफिकेशन की बात की जाए गाइस तो बहुत सिंपल है ये, कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। यानी कि जब आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं उस समय आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। और ग्रेजुएशन में आपने किसी भी डिसिप्लिन से कराओ, ऐसा नहीं कि केवल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट है वो दे सकते हैं। आप किसी भी बैकग्राउंड से, कॉमर्स आर्ट्स साइंस, आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं उस बैकग्राउंड में आपका 60% मार्क्स होना जरूरी है आपके ग्रेजुएशन में। 60% ग्रेजुएशन में होने का मतलब है कि आपकी ओवरऑल जो आपकी लास्ट में डिग्री आती है ना, उस डिग्री में आपके 60% बनने चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर हो सकता है आप में से बहुत सारे मास्टर्स कर चुके हो, और अगर आपने मास्टर्स कर रखा है यानी कि आपने क्या कर रखा है, आपने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है, तो फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हैं तो उसमें आपके कम से कम 55% मार्क्स आपके पोस्ट ग्रेड। तो अगर आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि ग्रेजुएट हो 60% से, तो आप पढ़ सकते हो। या फिर हो सकता है आपके यहाँ पे ग्रेजुएशन में 60% ना हो, 55% हो, लेकिन आपने जो मास्टर्स डिग्री करी, आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन करी उसमें आपके 55% नंबर आए हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, तो भी आप फिल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एलिजिबिलिटी। अब दूसरी बड़ी बात जो आपके आरबीआई ग्रेड बी पेपर को थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं बाकी सभी एग्जाम से, वो है आपके ये 4 फेज 1 के एरियाज। फेज 1 में आपके 4 सब्जेक्ट्स है, जनरल अवेयरनेस है, हमारी रीजनिंग है, हमारा क्वांट्स है, हमारा इंग्लिश है। अब जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश में अगर देखा जाए, जनरल अवेयरनेस आपकी 80 मार्क्स की है। अब ये जनरल अवेयरनेस में आपके करंट अफेयर्स भी होंगे, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस भी होंगे, आपकी जो स्टैटिक जनरल अवेयरनेस होती है वो भी आपका होगा। तो येस, दिस इज अ वेरी वेरी डायनेमिक सेक्शन जहाँ पे आपको तैयारी बहुत बढ़िया से करनी पड़ेगी। फिर मैं आती हूँ आपके दूसरे एरिया पे। दूसरा एरिया जो है वो है आपका बहुत हाई स्कोरिंग, दैट इज रीजनिंग। रीजनिंग में आप देख रहे हो कि 60 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में आने वाले हैं, और ये 60 क्वेश्चन आपको अच्छे, अगर आपने ढंग से प्रिपेयर कर लिया तो कहीं ना कहीं इसमें अगर मेरे नंबर बढ़िया बन जाते हैं तो मैं बाकी जगह पे नंबर खींच पाऊंगी, यानी कि जनरल अवेयरनेस में खींच पाऊंगी, या थोड़ा बहुत हम यहाँ पे कर ले। अब कैसे प्रिपेयर किया जाए इस रीजनिंग सेक्शन को, इसी बारे में हम आगे चर्चा करने वाले। मैं एक बार आपको बस ब्रीफ कर रही थी कि आप सबको पता हो कि हमारा ये जो एंटायर हमारा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है क्या फेज 1 का। अच्छा, फेज 1 आपका क्वालिफाइंग है, लेकिन बहुत मुद्दे की बात है जो कई लोग कई स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं। फेज 1 क्वालिफाई तो है, लेकिन अगर फेज 1 क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपको फेज 2 देने का मौका नहीं मिलेगा। तो फेज 2 के सब्जेक्ट्स में आप भले ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर फेज 1 में आप मिनिमम जो है अपना नॉलेज यहाँ पे नहीं प्रेजेंट करते, मिनिमम अपनी जो है स्मार्टनेस नहीं शो करते, तो आपको फेज 2 देने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये फेज 1 के ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आपको इतना तो तय करना ही है कि हम इनकी सेक्शनल कट ऑफ निकाल लें।
लेकिन क्या केवल सेक्शनल कट ऑफ निकालना जरूरी है, या क्या केवल सेक्शनल कट ऑफ निकालने से हमारा काम चल जाएगा? नहीं, सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ गाइज हमें क्या करनी है, हमें अपनी मेन ओवरऑल कट ऑफ भी निकालनी है। अगर मैं बात करूं आपसे तो हमारा जो 2023 और 2022 में आपकी रीजनिंग सेक्शन की, मैं इसी सेक्शन की बात करें, 9 नंबर आपकी सेक्शनल कट ऑफ गई है। कितने में से? 60 नंबर में से 9 नंबर सेक्शनल कट ऑफ गई है। और ठीक है, तो यहाँ पे भी 9 नंबर और यहाँ पे भी 9 नंबर। तो इतना टफ आता है क्या कि 60 में से 9 नंबर नहीं बन पाते? गाइज ये ना एक ओवरऑल सेक्शनल कट ऑफ है जो सब बच्चों की मिला के निकाली गई है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 25-30 नंबर भी स्कोर करते हैं आपके रीजनिंग सेक्शन में, और इतना स्कोर करना बनता भी है। मैंने इससे पहले बहुत सारे सेशंस लिए हैं जहाँ पे मैंने आरबीआई ग्रेड बी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है। वहाँ पे 10 क्वेश्चन तो ऐसे साफ निकल कर आते हैं आपके इस पेपर में 60 में से, जो बहुत ईजिली डुएबल होते हैं। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो आप बहुत प्यार से सेक्शन कट ऑफ छोड़िए, आप 12 नंबर आराम से बना सकते हैं अगर आप स्ट्रैटेजी ठीक से फॉलो करें तो। ठीक है, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे 2 बातें ध्यान में रखने वाली हैं। पहली बात कि एक तो ये सेक्शनल कट ऑफ आपको निकालनी होती है, दूसरी बात सेक्शनल टाइमिंग है, यानी कि जनरल अवेयरनेस के 80 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 25 मिनट का टाइम केवल मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ रीजनिंग के 60 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए केवल 45 मिनट का टाइम मिलेगा। तो यस, इट इज द गेम ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो ये गेम आपका स्पीड और एक्यूरेसी का होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25। ठीक है, तो यहाँ हमें, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग 0.25 है तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। सेक्शनल टाइमिंग है तो आपकी स्पीड का ध्यान आना चाहिए। सेक्शनल कट ऑफ है यानी कि मुझे हर सब्जेक्ट में, हो सकता है आपका कौन जीरो, हो सकता है आपकी इंग्लिश जीरो, हो सकता है आपकी रीजनिंग जीरो, है ना, हो सकता है कि ये एरिया तो मैम मुझे बिल्कुल नहीं आता, मैं कैसे करूं और कैसे ना करूं। तो अगर ये वाली कंडीशन में हो तो भी आपको अपने आप को इतना एलिजिबल तो करना ही होगा, इतना अपने आप को तैयार करना होगा कि आप रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चन कर लें और 10 से 12 नंबर आप निकाल लें अपनी सेक्शनल कट ऑफ के लिए। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको हम एक एक कोट है, एक इस तरह से कहते हैं कि बी यू नो यू नीड टू बी गुड इन एवरीथिंग बट द मास्टर ऑफ 1 और 2। तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स में एवरेज हो जाएं आप, लेकिन आपको 1-2 सब्जेक्ट का मास्टर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि केवल 9-9 नंबर, अगर चारों सब्जेक्ट में आप 9-9 नंबर ले आए तो 9 4 36, 36 कट ऑफ नहीं है ओवरऑल। ओवरऑल कट ऑफ जो आपकी लास्ट गई थी वो गई थी कुछ 59, 55 कट ऑफ गई थी आपकी लास्ट। ठीक है, लास्ट ईयर की 55 से 59 के बीच में गई थी। तो जब ओवरऑल कट ऑफ की बात हो रही है तो फिर हम केवल सेक्शनल कट ऑफ से हमारा काम नहीं चलेगा। तो हमें हर सेक्शन को तो क्लियर करना है, बट हमें ओवरऑल भी कुछ नंबर लाने हैं जिससे हमारी ओवरऑल कट ऑफ निकल सके और हम फेज 1 क्लियर करके फेज 2 की एंट्री कर सके। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैं आती हूँ मुद्दे पे जिस वजह से आपका ये सेशन हमने लगाया है, वो है आपका रीजनिंग सेक्शन। तो रीजनिंग सेक्शन या किसी भी सेक्शन की बात तब हो पाएगी जब हम सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस आपके सामने रखा हुआ है। अब वो जो 60 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं ना, उन 60 क्वेश्चन का अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूँ गाइस, उन 60 क्वेश्चंस का मैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो मैं यहाँ पे साफ साफ बोलना चाहूंगी कि पजल्स और सीटिंग मिला के आपके कम से कम मिनिमम 4 क्वेश्चन बनते हैं। अब मिनिमम 4 क्वेश्चन, जो मैंने पिछले साल 2023 का क्वेश्चन पेपर देखा है, उस 2023 के क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पे 5 सेट्स मिनिमम आएंगे आपके पास। 5 सेट्स मिनिमम आएंगे, यानी कि 5 सेट्स का मतलब है कि एक सेट में 5 क्वेश्चन होंगे। तो एक सेट में 5 क्वेश्चन होंगे, यानी कि ये दोनों एरिया मिला के आपके कम से कम 25 क्वेश्चन का पेपर तो आपका यहाँ बनेगा। मिनिमम 25 क्वेश्चन का पेपर आपका यहाँ बनेगा। फिर उसके आगे बात करते हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस से आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। डेटा सफिशिएंसी के आपके 5 क्वेश्चन यहाँ से बने। तो 2023 का मैं आपको बता रही हूँ सारा डेटा। ब्लड रिलेशन के आप 4 से 5 क्वेश्चन मान के चलिए। सिलोजिज्म के आप 5 क्वेश्चन मान के चलिए। कोडिंग डिकोडिंग के आप 5 क्वेश्चन मान के चलिए। इनइक्वालिटी के आप 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलिए। अब अगर इस एरिया में, इसमें आप लोगों को करना क्या है, इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें कुछ टॉपिक ऐसे जो बहुत आसानी से आप कवर भी कर सकते हैं और बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट सीखने के बाद उनको बेहतर तरीके से आप परफॉर्म भी कर सकते हैं, बिना किसी डाउट के, बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के।
वो कौन कौन से एरियाज हैं? देखिए, एक तो कोडिंग डिकोडिंग आप बढ़िया कर सकते हैं, आप इनइक्वालिटी बढ़िया कर सकते हैं, आप ब्लड रिलेशन बढ़िया कर सकते हैं, आप डायरेक्शन डिस्टेंस बढ़िया कर सकते हैं और पजल्स भी आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं अगर आपने इन दोनों एरिया की प्रैक्टिस बढ़िया से कर ली, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल एरिया नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, ये आपको प्रैक्टिस कर करके अच्छे से समझ में आ जाता है। और प्रैक्टिस इतनी करनी है इन दोनों एरिया की कि क्वेश्चन, और क्योंकि क्वेश्चन आपके आरबीआई के अगर आप देखोगे प्रीवियस जो मैंने सेशंस लिए उसमें भी देखोगे, या आप खुद भी अगर एक काम कीजिएगा, गूगल में डालिएगा आरबीआई ग्रेड बी क्वेश्चन पेपर, तो आपके पास खुद भी क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। आप जरा एक बार चेक करना कि रीजनिंग के क्वेश्चन की लेंथ कितनी होती है। तो बहुत लेंदी से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो बहुत टफ होते हैं। ये ना एक 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 हाइप बना रखी है कि बहुत टफ, बहुत टफ नहीं है। आपको कोई चीज़ तब तक टफ लगती है जब तक आप खुद से वो कर ना पाए। द मोमेंट जैसे ही आप कोई क्वेश्चन खुद से बना लेंगे ना, आपको लगेगा अरे मैम ये बहुत टफ नहीं था, है ना? ऐसा होता है ना? या पहली दफ़ा में लग सकता है टफ, लेकिन जब उसको दोबारा किया जाएगा तो आपको टफ नहीं लगेगा, बिकॉज़ नाउ योर माइंड नोज़ द टेक्नीक कि कैसे इसको डिकोड करना है, और वही टेक्नीक आपको समझनी है। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर मैं 25 में से कितने पज़ल्स और सीटिंग मिला के, क्या मैं 10 क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बना सकती? क्या मेरे पास 2 सेट, अगर मेरे पास 5 सेट रीज़निंग में पज़ल्स और सीटिंग से आ रहे हैं, तो कम से कम 2 सेट ऐसे 100% होंगे जो डूएबल होंगे। और 2 सेट का मतलब 10 क्वेश्चन क्या आप यहाँ से नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। 10 क्वेश्चन यहाँ से निकालो, 2 क्वेश्चन डायरेक्शन के क्यों छोड़ेंगे आप? डायरेक्शन का ऐसा क्या क्वेश्चन बन जाएगा कि हम स्टूडेंट ना कर पाए? तो 10 क्वेश्चन वहाँ, 2 क्वेश्चन यहाँ, 12 क्वेश्चन आपके ये बने, 12 क्वेश्चन आपने सही किए, 12 नंबर बने आपके। 12 नंबर के बाद ब्लड रिलेशन में ऐसा क्या है? ब्लड रिलेशन के अगर आपने कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ लिए, तो ब्लड रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं पूछा जा सकता है जहाँ पे आप गड़बड़ कर सकें। हाँ, ब्लड रिलेशन बेस्ड जब सीटिंग अरेंजमेंट आता है तो वो बहुत ट्रिकी हो जाता है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसके लिए मैं आपको अभी बोलूँगी कि वो वाला अगर एरिया आए, ब्लड रिलेशन बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट, तो उस एरिया को आप बिल्कुल लास्ट के लिए रखिए कि अगर टाइम बचेगा तब मैं इसको टच करने वाली हूँ, अदरवाइज़ आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन ट्रिकी बनेगा, ठीक है? तो 10 क्वेश्चन वहाँ से, 2 क्वेश्चन यहाँ से, और अगर मैं बात करूँ, चलो ब्लड रिलेशन में हमने बात कर ली कि हमने 3 क्वेश्चन बना लिए, तो 12, 13, 14, 15, 15 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से बन गए। 15 के बाद कोडिंग डिकोडिंग के चलिए 3 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के उठा लीजिए, कितने हो गए? 15 और 3 18 क्वेश्चन आपके यहाँ से बने। इनइक्वालिटी के 2 से 3 जैसे भी क्वेश्चन आएँगे, इनइक्वालिटी में कुछ भी आ जाए, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है इनइक्वालिटी में, तो आप कभी गलत नहीं कर सकते। ये मैं आपसे अश्योर कर सकती हूँ। तो 3 क्वेश्चन आपने इनइक्वालिटी के बना लिए, सिलोजिज्म के 5 क्वेश्चन बना लिए। सिलोजिज्म इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर आरबीआई ग्रेड बी। रिवर्स सिलोजिज्म आते हैं और बहुत सारे तरीके के सिलोजिज्म आते हैं, बट अगेन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप कर ले जाएंगे। ये मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं और आप प्रैक्टिस करना जानते हैं, आप मेहनत करना जानते हैं, तो आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो, बहुत प्यार से निकाल सकते हो, बिना किसी डाउट के निकाल सकते हैं। अब करना क्या है? करना ये है कि सारा सिलेबस आप लोगों के सामने है। हर सिलेबस को आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट समझने हैं, ठीक है? पहले तो अपने फंडामेंटल्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। बिना फंडामेंटल्स के आरबीआई ग्रेड भी नहीं निकलेगा। ये भी हम आपको बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो एरिया ही नहीं है ना कि 4 रातें पढ़ ली और हमारा एग्ज़ाम निकल गया। ये वो एरिया नहीं है। ये वो एग्ज़ाम नहीं है। ये एग्ज़ाम विल बी चेकिंग योर डीप अंडरस्टैंडिंग। आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाएगा, आपकी नॉलेज को चेक किया जाएगा, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट समझिए सारे के, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमें प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, प्रैक्टिस क्यों करनी है? प्रैक्टिस करने के लिए सीधे सीधे लॉजिक ये है कि भाई जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं आरबीआई ग्रेड बी का, कोई भी एरिया उठा लो, कोई भी एरिया उठा लो, हर जगह पे ना आपको थोड़ा लेंथ दिखाई देगी, क्वेश्चन थोड़े लेंदी से दिखाई देंगे, और उस लेंदी क्वेश्चंस में बेहतर परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस से अपनी स्पीड इतनी बना लें कि आपको ये लेंदी क्वेश्चन लेंदी लगने बंद हो जाए। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, फिर प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। अब हम में से बहुत सारे स्टूडेंट की मैम कैसे करें? तो देखो, 2 उपाय हैं, 2 आपके पास सॉल्यूशंस हैं। पहला सॉल्यूशन क्या है? पहला सॉल्यूशन गाइस अपने पास ये है कि अगर कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो मेरी एक कंप्लीटली फ्री प्लेलिस्ट है, मेरी कंप्लीटली फ्री प्लेलिस्ट है जो मैं आपको इस सेशन के नीचे अटैच करवा दूंगी। उस प्लेलिस्ट से आप अपने कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहां से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज ले लो, और प्रैक्टिस करने के लिए क्या कर लो? टेस्ट सीरीज ले लो। ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन ये किसको काम आएगा? ये उस बच्चे को काम आ जाएगा, उस स्टूडेंट के काम आ जाएगा जिसने क्या कर रखा है, जिसने पहले एक बार चीज़ें कर रखी है।
है ना, जो रिवीजन करना चाहता है। लेकिन अगर मैं किसी बिगिनर की बात करूँ तो रीजनिंग में तो आप कर सकते हो, बड़े प्यार से कर सकते हो, क्योंकि जो मैंने सेशंस बनाए हैं, जो मैंने सेशंस लिए हैं, मैंने बेसिक से समझाने की कोशिश की है। और मैंने, मेरे ख्याल से मैंने सिलोजिज्म को कवर किया है, मैंने आपके सीटिंग अरेंजमेंट्स को कवर किया, मैंने पजल्स को कवर किया, मैंने अल्फाबेट टेस्ट को कवर किया, मैंने इनइक्वालिटीज़ को कवर किया, मैंने ब्लड रिलेशन शायद अभी नहीं किया, आने वाले टाइम में मैं कर दूंगी इसको भी। ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने भी टॉपिक आपके लिखे ना, सारे के सारे मैंने कवर कर रखे हैं ऑलरेडी। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और प्लेलिस्ट को फॉलो करके देखो, अपना समझने की कोशिश करो। क्वेश्चंस भी मैंने करवा रखे हैं, और जब आपको थोड़ा फंडामेंटल समझ में आ जाए ना, तो फिर अपनी टेस्ट सीरीज ले लो और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। रीजनिंग तो आपकी ऐसे हो जाएगी। लेकिन क्या हमारा केवल रीजनिंग से काम चल जाएगा? लेकिन रीजनिंग से काम नहीं चलेगा, हमें क्वांट भी करना है, हमें रीजनिंग भी करनी है, हमें इंग्लिश भी करनी है, और हमें जनरल अवेयरनेस भी करना है। एंड स्पेशली जो बच्चे हमारे बिगिनर्स हैं, क्योंकि आज हम बिगिनर से बात कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट जो बिगिनर्स हैं उनको लिए मैं बोलूँगी कि दूसरा उपाय ये है कि आप ये कर सकते हो कि आप आ सकते हो पेड बैच में। ठीक है, पेड बैच में आके अब आपको क्या है, क्योंकि अगर मेरे पास 7 महीने का टाइम हो, तो 6 महीने का टाइम हो, तो मैं आपको बोलती कि कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप से कर सकते हो। लेकिन बिगनर्स के पास तो फिर भी ये मैं बोलूँगी कि ये सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि बिगनर्स के पास डिस्ट्रैक्शन के लिए टाइम नहीं। आप लोगों के पास ना डिस्ट्रैक्शन के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। यूट्यूब पे भी जब आप अपने फ्री सेशंस कर रहे होते हो, या जिन भी फैकल्टीज़ को फॉलो कर रहे होते हो, मेक श्योर कीजिए कि आपको उन फैकल्टीज़ का समझ में आ रहा है। मेक श्योर कीजिए कि क्या वो फैकल्टी आपको रेलेवेंट पढ़ा रहे हैं एग्जाम से रिलेटेड। तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत कुछ है यूट्यूब पे जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, जो आपका समय ले सकता है ना। तो ये भी आपकी अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि एग्जाम आपका है, जॉब आपकी है, ये सैलरी आपकी होगी, अच्छी लाइफ आपकी होगी, सब कुछ अच्छा आपका होगा। तो ये जिम्मेदारी भी आपको उठानी पड़ेगी कि क्या हम रेलेवेंट चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि वरना समय गुजरते और समय बर्बाद होते आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिए कि कैसे हमें सारी चीज़ें करनी है। आपके सामने मैं सारी बातें बता रही हूँ, ताकि आप अपनी खुद की जो है ना, अपनी खुद की वाइजनेस को यूज़ करते, अपनी विजडम का इस्तेमाल करते हो, आप खुद तय कर सकें कि हमें क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। दूसरा, जो हमारे बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं बोलूँगी कि पेड बैच गाइस आज ही लॉन्च हुआ। आज 8 मार्च है, आज विमेंस डे भी है, तो आज ही हमने अपना एक नया बैच लॉन्च किया है। अगर आप चाहें तो उसके डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि उसके डेमो सेशन आपके इसी वाईटी चैनल पे आज सारे फैकल्टीज़ ने करे हैं। इंग्लिश का डेमो क्लास हुआ है, आपका ईएसआई का डेमो क्लास हुआ है, आपका फाइनेंस मैनेजमेंट का डेमो क्लास हुआ है। तो ये सारे डेमो सेशंस हुए हैं आज। आप चाहें तो उन सेशंस को देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि आपकी क्लासेस में कैसे पढ़ाया जाने वाला है, और किस तरह से आपके मेंटर्स आपकी पूरी जिम्मेदारी उठाने वाले हैं। तो आप चाहें तो पेड बैच से जुड़कर भी अपने सेशंस कर सकते हैं, अपनी इस पूरी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं, एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो पेड बैच की डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बाकी रीजनिंग का मैंने आप लोगों को बता दिया, रीजनिंग में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। और एक कोट के साथ मैं यहाँ पे एंड करना चाहूँगी गाइज, उसके बाद मैं आपको सिलेबस भी वो बता देती हूँ, बैच डिटेल्स में दे देती हूँ आप लोगों को। उसके बाद, यू आर वॉट यू बिलीव योर सेल्फ टू बी। पाउलो कोलो की ये एक बहुत अच्छी सेइंग है, एक बहुत अच्छा कोट है, कि आप जो अपने बारे में सोचते हैं, आप जो अपने बारे में समझते हैं, आप वो बन जाते हैं। और ऐसा एक्चुअली सही है। आपने सुना होगा वो यूनिवर्स का आजकल मैनिफेस्टेशन बहुत हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं। हम आप आजकल ये भी बहुत सुनते हैं कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। ये सारी चीज़ें ना एक्चुअली वर्क करती हैं। कैसे वर्क करती है? क्योंकि आपकी एनर्जी लिमिटलेस है। यू आर अ लिमिटलेस पर्सन, आपकी एनर्जी लिमिटलेस है। और इस एनर्जी को अगर सही दिशा में चैनलाइज किया जाए, तो यस, यू कैन अचीव वॉट एवर यू डिज़ायर फॉर। पर उसके पीछे आपका स्ट्रगल होगा, उसके पीछे आपकी डेडिकेशन होगी, उसके पीछे आपकी मेहनत होगी। तो अगर हम वो स्ट्रगल करने को तैयार हैं, वो मेहनत करने को तैयार हैं, और वो हम पूरा डेडिकेशन शो करने को तैयार हैं, और हम पॉजिटिव हैं, और हम इस कोट के साथ अगर चलते हैं कि यस, वी विल बिकम व्हाट वी वांट टू बी वन डे, अगर हम ऐसा विश्वास अपने अंदर रखें, तो आप बन जाएंगे। तो वो विश्वास अपने अंदर रखिए। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि बैच डिटेल्स क्या है। देखो, ये 8 मार्च से, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, 8 मार्च से हम बैच शुरू कर चुके हैं, है ना। तो द बैच हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 8th ऑफ मार्च टुडे। आज से शुरू हो गया, आज कुछ डेमो सेशंस हुए, और मंडे से आपकी प्रॉपर क्लासेस में शुरू हो जाएंगी। तो अपना हमें वेट नहीं करना, अगर आप चाहें तो इस बैच में जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो, वरना आप फ्री सेशंस का भी मैंने बता दिया कि मेक श्योर करो कि बस आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी। एक एक दिन, एक एक सेकंड अब आपका आपकी आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन की तरफ होना चाहिए।
मई या जून में आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। तो आप सोच लीजिए मार्च चल रहा है, अप्रैल मई, आपके पास बहुत समय नहीं है। तो अब तैयारी, अगर हमें एग्जाम निकालने का हमने सोचा है तो तैयारी भी उसी ढंग से अब आप करना शुरू कर दीजिए। तो ये बैच है, इसकी डिटेल्स मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ। बैच में आप डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं Y651 टू एनरोल। और क्योंकि आज आपकी महाशिवरात्रि का एक बड़ा डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है, उस डिस्काउंट का भी आप लोग फायदा उठा सकते हैं। तो बैच को कैसे लेना है, बैच के लिए आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है अपनी अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। और अड्डा की एप्लीकेशन पे जाके आप बस क्या कर दीजिएगा, अड्डा 247 एप्लीकेशन पे जाके हमें क्या करना है यहाँ पे जाके हमें ऑल कोर्सेज में जाना है। और ऑल कोर्सेज में जाने के बाद हमें यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी एंड एसओ चैनल पे आना है। और ये है अपना आरबीआई ग्रेड बी का बैच। इस आरबीआई ग्रेड बी के बैच में दो तीन चीज़ें हैं। देखो, हो सकता है आप में से बहुत सारे होंगे जो किसी और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो फिर आपके पास बैंक महापैक प्लस का ऑप्शन है, आपके पास रेगुलेटरी बॉडीज के महापैक का ऑप्शन है, और ये है हमारा आरबीआई ग्रेड बी का बैच। अब इस बैच में क्या है, इस बैच की डिटेल्स को मैं आपको बताऊंगी। इस बैच में आप लोगों की फेज़ 1 की तैयारी होगी, फेज़ 2 की तैयारी होगी, और साथ ही साथ इंटरव्यू की तैयारी भी होगी। तो ये सारी डिटेल्स हैं आपकी। 400 से अधिक घंटे की आपकी इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होने वाली है। डिटेल सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ है, यानी कि जो आपको पढ़ाएंगे वो डिटेल आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। सारा सब्जेक्ट हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं। कंटेंट फॉर रेगुलर प्रैक्टिस आपको मिलेगा। बेस्ट स्केड्यूल अकॉर्डिंग टू द बैंकर्स। ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू आप लोगों के करे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जितने भी फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाले उन सब की डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ये सभी फैकल्टीज हैं जो कि हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। आप खुद भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा आपका स्टडी प्लान। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको देखना है अपना रीजनिंग का, चलो मैं आपको स्टडी प्लान दिखाती हूँ। तो रीजनिंग का स्टडी प्लान आपको कैसे दिख रहा है, कोडिंग के सेशंस, फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, फिर डायरेक्शन। आपको हर एक चीज़ जो है आपको प्रॉपर तरीके से कराई जाएगी। एवरी सिंगल थिंग विल बी कवर्ड। और बीच बीच में आपके डाउट सेशंस भी कराए जाएंगे ताकि चीज़ें आपकी क्लियर होती रहें। और इसके साथ साथ इस बैच में आप लोगों का फेज़ 1, फेज़ 2 और साथ ही साथ इंटरव्यू की तैयारी भी आप लोगों की इसी बैच में कराई जाएगी। बैच की वैलिडिटी आपकी 9 महीने है। बैच को बाय करने के लिए आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं बाय नाउ। और बाय नाउ करके आप यहाँ पे क्या कर देंगे, डिस्काउंट कोड लगा देंगे ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके। Y651 डिस्काउंट कोड अप्लाई कर दीजिए। और अप्लाई करने के बाद दिस कम्स आउट टू बी 3219, यानी कि 3200 का आपको ये बैच मिल जाएगा। और इसमें एक काम और कर सकते हैं आप लोग, ऐसा कर लीजिएगा कि डिस्काउंट कोड लगा दो Y651, और डिस्काउंट कोड के साथ साथ अड्डा की ऐप से ही जाके लीजिए। अड्डा की ऐप में आपको मिलते हैं कुछ कॉइन्स। जितने कॉइन्स लगाओगे उतनी आपकी यहाँ पे फीस और कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस समय अपने इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी आप शुरू कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और डेमोन्स्ट्रेशन सेशन आपके लगाए जा चुके हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ गाइज आई वुड से वेरी वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि आप सभी को, और बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।